हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो पिछले बार जब हम करंट अफेयर्स कर रहे थे तो हमने लगभग 17 से और 22 अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है वो फिनिश अप कर लिया था। जानी थी जो इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ हैं उनको। तो आज के हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 22 से 31 अक्टूबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी घटनाएं हुई हैं, स्पोर्ट में जो भी डेवलपमेंट हुई हैं, हमारी सरकार ने क्या किया है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, जो भी खबरें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको जानने का क्या करेंगे हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें ये दिखाया गया कि भाई आने वाले 6 सालों में यानी कि 2030 तक, ठीक है, जो हमारे इंडियंस हैं वो लगभग 430 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने पर यानी कि टूरिज्म पे खर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं जो दुनिया की, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो इंडियन खर्च करने वाले हैं 430 बिलियन डॉलर में से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसी चक्कर में जो अदर कंट्रीज हैं वो हमारे देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, उनको तरह तरह के रिलैक्सेशन दे रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक कंट्री ने हमारे लिए फ्री वीज़ा सर्विसेज अनाउंस की हैं। ठीक है कि अब जो इंडियंस हैं उनको हमारे यहाँ आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन सा कंट्री है ना? श्रीलंका जो है वो कंट्री है जिसने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि भाई जो इंडियंस हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे वीज़ा फ्री एंट्री। वीज़ा फ्री एंट्री से आज से क्या होता है? ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो होता है पासपोर्ट। ठीक है, दूसरा वीज़ा। ठीक है, तो पासपोर्ट जो होता है वो तो अगर हमारा इंडियन सिटीजन है, हम हैं, तो वो हमें एक इंडियन गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो मिलके देती हैं। इसके अलावा वीज़ा, वीज़ा एक सर्टिफिकेट होता है, एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट होता है जो कोई दूसरी कंट्री हमें देती है जिसे हम विजिट करना चाहते हैं। अ, वो वीज़ा एक परमिशन की तरह होता है कि भाई आपने एप्लीकेशन भेजी, मान लो, है ना, आपको कनाडा जाना है। ठीक है, कनाडा जाना है, आपने कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो कनाडा की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, वो पुलिस वगैरह हैं, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि भाई कहीं ये क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं इसने कोई क्राइम तो नहीं किया है, या फिर कोई ये कोई माफिया तो नहीं है, कोई स्मगलर तो नहीं है। ये सब चीज़ वेरीफाई करने के बाद अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी कि वीज़ा कुछ और नहीं है, वीज़ा एक परमिशन है जिसमें जो कोई दूसरा कंट्री हमें देता है कि भाई आप हमारे कंट्री में आ सकते हो। ठीक है, तो पासपोर्ट और वीज़ा दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है किसी दूसरे कंट्री को विजिट करने के लिए। तो ये जो वीज़ा होता है इसको मिलने में कभी कभी 6 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है ना? तो अब ऐसे में जब हम 430 बिलियन डॉलर सिर्फ घूमने फिरने पे खर्च करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री चाहते हैं कि भाई हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं इनको क्या प्रोवाइड करें, फ्री वीज़ाज प्रोवाइड करें। ठीक है, फ्री वीज़ाज मतलब या तो वीज़ा फ्री एंट्री या फिर निःशुल्क वीज़ा जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला होगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में श्रीलंका वो कंट्री बना है जिसने हमारे लिए फ्री वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड किए कि भाई अब आप आओ हमारे कंट्री में, आपको वीज़ा के लिए कोई शुल्क वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमल प्रोसेस होगा, है ना, थोड़ी सी जांच पड़ताल होगी और आप आराम से हमारे कंट्री में आ जा सकते हो। तो ठीक है, अब श्रीलंका जाना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं रह गया। श्रीलंका जाना वैसे ही हो गया जैसे आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो, दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, दिल्ली से तमिलनाडु जा रहे हो। तो याद रखेंगे श्रीलंका ने अभी हाल ही में इंडियंस को क्या करिए, फ्री वीजाज प्रोवाइड किए हैं ताकि जो उनका टूरिज्म है वो बूस्ट हो सके। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में जो यूएसए है, यूएसए की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज होते हैं। एक तो हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक सीनेट होता है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारी लोकसभा है, सीनेट जैसे हमारी राज्यसभा है। ठीक है ना। तो राज्यसभा में क्या होता है, मेंबर चुन के नहीं जाते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और लोकसभा में क्या होता है, मेंबर हमारे डायरेक्टली चुन के जाते हैं। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे चुने जाएंगे, वैसे ही लोकसभा में मेंबर चुन के जाते हैं। तो लोकसभा की तरह ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर चुन के जाते हैं। तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे यूएस की जो पार्लियामेंट है उसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी जो है जीती। तो रिपब्लिकन पार्टी ने बनाया है अपना स्पीकर। ठीक है, तो वो स्पीकर कौन है, तो वो स्पीकर है माइक जॉनसन। ठीक है, माइक जॉनसन साहब को चुना गया है ना, नया स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी स्लोवाकिया, स्लोवाकिया कहाँ पे है जानते हैं कोई? स्लोवाकिया एक कंट्री है जो कि एग्जिस्ट करता है यूरोप में, एक यूरोपियन कंट्री है। तो अभी यहाँ पे पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हुए, और पार्लियामेंट में इलेक्शन के दौरान एक जो फार राइट पार्टी है ना, उसके कैंडिडेट ने जीत दर्ज करी। तो अब वो बनने वाले हैं स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर। तो इनका नाम क्या है? ठीक है, तो ये रॉबर्ट फिको है। ठीक है, इनका नाम रॉबर्ट फिको है, जो स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो मलेशिया से है। ठीक है, मलेशिया में क्या हुआ है, एक रिजीम चेंज हुआ है। ठीक है, मोनार्की सिस्टम, राजा बदला गया है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि भाई कैसा है, कैसा मोनार्की सिस्टम है जहाँ पे राजा बदला जा रहा है ना, रोटेटिंग मोनार्की सिस्टम क्या होता है? तो अगर आपने कभी ग्लोबल मैप को ध्यान से देखा हो तो मलेशिया को जब आप देखेंगे ना, तो मलेशिया कोई एक लैंड वाला कंट्री नहीं है। ठीक है, मलेशिया डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लैंडस्केप हैं उन पर बसा हुआ कंट्री है। ये देखो ऐसे करके कई सारे पार्ट में मलेशिया जो है बसा हुआ है। तो ये टापू है ना, जिन पर मलेशिया बसा हुआ है। और ये जो टापू है इंडिविजुअली, इन पे क्या होता है कि कोई सुल्तान जो है राज करता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टापू जिन पर डिफरेंट डिफरेंट सुल्तान राज करते हैं। तो अब से लगभग अगर बात करें 100-150 साल पहले की, तो मलेशिया जैसा कोई स्टेट हुआ नहीं करता था। ये डिफरेंट डिफरेंट टापू थे जिन पर डिफरेंट डिफरेंट जो किंग्स थे वो रूल करते थे। बाद में ये किंग मिले और इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलिए ऐसा करते हैं, छोटे छोटे आइलैंड को मिला के एक बड़ा सा कंट्री बना लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है कंट्री तो बना लेंगे, बट रूल कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि सारे रूलर थे, सारे किंग थे, है ना। वो कहता मुझे रूल करना है, दूसरा कहता मुझे रूल करना है, तीसरा कहता मुझे रूल करना है। तो सिस्टम कैसे बनेगा, सबको रूल करना है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि एक सिंगल कंट्री बने और उस पर ढेर सारे राजा राज करें? ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं था, है ना। डिफरेंट 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 राजा थे, इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट टापू बने हुए थे, है ना, जिन पर रूल चल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक कंट्री फॉर्म करते हैं, और उस कंट्री का क्या होगा, एक ही किंग होगा, वन किंग होगा। ठीक है, ठीक है, वो किंग आएगा एक पर्टिकुलर आइसलैंड की डायनेस्टी से। ठीक है, जब उस किंग का रिजीम पूरा हो जाएगा, यानी कि वो किंग ऐसा नहीं लाइफ टाइम के लिए चुना जा रहा है। ठीक है, वो किंग एक लिमिटेड पीरियड के लिए चुना जाएगा। ठीक है, जब उस किंग का टेन्योर पूरा हो जाएगा तो जो दूसरा किंग आएगा वो दूसरे आइलैंड से आएगा, तीसरा किंग जो आएगा वो तीसरे आइलैंड से आएगा, चौथा किंग आएगा वो चौथे आइलैंड से आएगा। ठीक है, ऐसे रोटेशन में मान लो 4 आइलैंड है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले पहले आइलैंड का जो किंग है वो किंग बनेगा मलेशिया का, फिर दूसरे आइलैंड का, है ना, किंग किंग बनेगा, फिर तीसरे आइलैंड का किंग मलेशिया का किंग बनेगा, फिर चौथे आइलैंड का किंग मलेशिया का किंग बनेगा, चौथे के बाद फिर पहले जो आइलैंड है उसका किंग जो है किंग बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मलेशिया है उसमें राजतंत्र मोनार्की सिस्टम काम करता है। तो अभी हाल ही में मलेशिया ने एक नया राजा चुना है, जो एक नए स्टेट से आते हैं, एक नए आइलैंड से आते हैं। तो इन किंग का नाम है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, और ये आते हैं जोहर स्टेट से। तो याद रखेंगे किसको बनाया गया है मलेशिया का नया किंग? तो मलेशिया के नए किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, जो कि जोहार स्टेट से आते हैं। तो ये मलेशिया के नए किंग होंगे। ठीक है, चलिए शुरू दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में स्पॉन्ज बॉम्ब,
स्पॉन्ज बॉम्ब, ये बड़ा चर्चा मेरा। ठीक है, तो स्पॉन्ज बॉम्ब क्या है, किसने बनाया है, क्या पर्पज है इस स्पॉन्ज बॉम्ब का। ठीक है, तो स्पॉन्ज बॉम्ब का पर्पज जो है हमें मिलेगा देखने को इजराइल हमास कंटेस्ट में, जो भी हाल ही में उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल हमास का, वहां पे हमें इस स्पॉन्ज बॉम्ब का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि भाई अभी इजराइल हमास के बीच में क्या चल रही है, वॉर चल रही है। तो इजराइल एक एशिया में कंट्री है, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बसा हुआ है, और इसी इजराइल के अंदर एक छोटा सा लैंड मास यहाँ पे है, और एक छोटा सा लैंड मास यहाँ पे है। ठीक है, इस लैंड मास को क्या बोला जाता है, वेस्ट बैंक बोला जाता है। ठीक है, और इस लैंड मास को क्या बोला जाता है, गाजा स्ट्रिप बोला जाता है, गाजा स्ट्रिप बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो इजराइल हमें पता है एक ज्यूस कंट्री है, यहाँ पे यहूदी जो है वो लोग रहते हैं। ठीक है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, पैलेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, तो पैलेस्टाइन यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में वाले में जो लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि भाई इजराइल जो आज जिस जगह पे बसा हुआ है ना वो एक्चुअली हमारा लैंड है, और इजराइल के जो यहूदी लोग हैं उन्होंने हमसे इस लैंड को छीना है। ठीक है, तो वो उस लैंड को क्लेम करते हैं। अब यहाँ पे लैंड को क्लेम करने वाले दो तरह के लीडर हैं, एक तो हमारे पीसफुल लीडर है, पीसफुल लीडर, और एक हमारे रेडिकल लीडर है। ठीक है, रेडिकल लीडर्स कैसे हैं भाई, रेडिकल लीडर्स क्या कहते हैं कि भाई इजराइल को, जो इजराइल हैं यहूदी हैं, इनको यहाँ से मार के भगाना पड़ेगा। ठीक है, सबको मार दो या फिर सबको भगा दो, और फिर ये लैंड हमारा दोबारा से हो जाएगा। पीसफुल लोग कहते हैं कि नहीं, बातचीत से हम समझौता कर सकते हैं, हम भी रहें ये भी रहें। ठीक है, दोनों लोग रहें। ठीक है, तो रेस्ट जो रेडिकल है ना, जो अतिवादी सोच का जो प्रतिनिधित्व करता है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, हमास कहा जाता है। ठीक है, दुनिया के बहुत से देशों ने इसे क्या डिक्लेयर करके रखा है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखा है। ठीक है, तो हमास का क्या है कि हमास जो है मेनली इस गाजा स्ट्रिप में रहता है, यहाँ से इजराइल के ऊपर वो रॉकेट करेगा, आर्टिलरी फायर करेगा। ठीक है, यहाँ से आतंकवादी भेजेगा। ठीक है, तो इजराइल क्या करता है, रिटेलिएट करता है, वो भी गाजा में बम गिराता है, फाइटर जेट भेजता है, उनसे बॉम्बिंग करता है। ठीक है, तो जब इजराइल बॉम्बिंग करता है गाजा स्ट्रिप में तो बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब ये निर्दोष लोग क्यों मारे जाते हैं, ठीक है, निर्दोष लोग ही क्यों मारे जाते हैं, आतंकवादी तो कम मरते हैं बट निर्दोष लोग ज्यादा मरते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बाद में पता चला कि भाई जो गाजा स्ट्रिप है ना, यहाँ पर हमास ने बहुत सारी टनल्स डेवलप करके रखी है। ये टनल्स डेवलप करके रखी है, और ये टनल्स क्या करती हैं, जो आतंकवादी हैं, हमास टेररिस्ट उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमास टेररिस्ट इन टनल से बाहर निकल के आते हैं और बम गिराते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, फिर इजराइल का जो रेडार है वो उसको ट्रैक करता है कि भाई बम यहाँ से फेंका गया है, तो इजराइल वहां पे जाके बम गिरा देता है। लेकिन है ना, जो हमास के टेररिस्ट हैं वो बम गिरा के बम मार के अंदर जा चुके हैं टनल्स के, अब वहां जो ऊपर घूम रहे हैं वो निर्दोष लोग हैं। ठीक है, तो इजराइल बम गिरा देता है और वो निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में इजराइल को इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो इजराइल ने इसका सॉल्यूशन निकाला, और वही सॉल्यूशन है स्पॉन्ज बॉम्ब। स्पॉन्ज बॉम्ब क्या है कि स्पॉन्ज बॉम्ब जमीन पर गिरते ही नहीं फटेगा। ठीक है, जैसे बॉम्ब होता है, ठीक है, जमीन पे गिरता है और फट जाता है, ये बॉम्ब जमीन पर जाके नहीं फटेगा, ये बॉम्ब जमीन में होल करके उसके अंदर जाके फटेगा। ठीक है, तो जिससे कि अगर कोई टनल होती है तो वो टनल में जाके गिरे और टनल में फटे। ठीक है, तो ऊपर जो रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान ना हो। ठीक है, तो इजराइल ने ह्यूमन राइट वायलेशंस के आरोप से बचने के लिए इस स्पॉन्ज बॉम्ब को डेवलप किया है, और इसके साथ ही जो हमास टेररिस्ट को जो मारने का जो एक इफेक्टिव तरीका है, आई होप अब इससे उम्मीद की जा सकती है कि भाई जो इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें अब इजराइल की तरफ से हो रही बॉम्बिंग में निर्दोष लोग कम से कम मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, तो स्पॉन्ज बॉम्ब क्या है, स्पॉन्ज बॉम्ब इजराइल फोर्सेस के द्वारा डेवलप किया गया एक, है ना, एक बॉम्ब है। ठीक है, जो जमीन पर नहीं फटता, जो जमीन के अंदर जाके फटता है। ठीक है, किसके लिए डेवलप किया है इजराइल ने, टू सील ऑफ द इंटीग्रेट नेटवर्क और टनल अंदर गाजा विदाउट कॉजिंग एक्सप्लोजन।
ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, टर्की। ठीक है, ठीक है, जो अपने आप को आप आजकल तुर्की भी बुलाने लगे हैं ये, ठीक है, नाम चेंज कर लिया है इन्होंने, तुर्की बुलाते हैं ये। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 100th एनिवर्सरी। ठीक है, अब ये एनिवर्सरी कैसी एनिवर्सरी है? इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी है, या फिर कुछ स्लेव फ्री हुआ था ये कंट्री, किस तरह की एनिवर्सरी है, या फिर इस दिन ही ये कंट्री बना था? ठीक है, तो टर्की, टर्की की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। ठीक है, टर्की को ही पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाता था। ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पूरा जो आपका आज आधा ईरान, पूरा सीरिया, लेबनान, और जो आज मॉडर्न डे टर्की है, ग्रीस है, ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे। ठीक है, क्या होता है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर होता है, पहला वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और जिसमें जो टर्की है, ऑटोमन एम्पायर है, वो हार जाता है। ठीक है, तो जो जीतने वाली फोर्सेज होती हैं, जैसे आपकी यूनाइटेड किंगडम हो गई, यूएसए हो गई, रशिया हो गई, वो ऑटोमन एम्पायर को बहुत सारे पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से एक देश बनता है आपका टर्की। ओके, टर्की का क्या होता है कि टर्की में एक रूलर होता है, ठीक है, जिसको सुप्रीम लीडर बोला जाता है, और इसको ऑफिशियली खलीफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके रूल को क्या कहा जाता है? खिलाफत कहा जाता है, खलीफे, खिलाफत बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो लीडर है, सुप्रीम लीडर, जो टर्की का सुप्रीम लीडर है, जो खलीफा है, आ, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, है ना, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, इसको एक तरह से, है ना, जो गॉड है ना, उसकी आवाज़ मानते हैं। इसके जो स्टेटमेंट होते हैं, वही लॉ होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो किए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो जब अंग्रेज इस लड़ाई को जीत जाते हैं, यूके यूएसए इस लड़ाई को जीत जाते हैं, तो वो टर्की में क्या कर देते हैं, जो खलीफा की जो पोस्ट है उसको कहते हैं भाई इसको ख़त्म करो। ठीक है, इसको ख़त्म करो, और बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है वहाँ के खलीफा के साथ में। बाद में एक पर्सन आता है टर्की में, जिसका नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये आता है और ऑफिशियली अपने यहाँ से जो खिलाफत है उसको ख़त्म कर देता है, और टर्की को एक इस्लामिक स्टेट से एक सेकुलर स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, और लगभग 1923 में ये काम किया जाता है, जब टर्की को इस्लामिक स्टेट से एक सेकुलर स्टेट में बदल दिया जाता है। तो ये साल चल रहा है 2023। तो इस तरह से ये एक नए टर्की की एनिवर्सरी है। ठीक है, जिसमें टर्की एक इस्लामिक स्टेट से एक आपका जो सेकुलर स्टेट है उसमें कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो इसलिए टर्किश रिपब्लिक अपनी 100th एनिवर्सरी मना रहा है। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किस कंट्री ने अपनी 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, तो आपका आंसर होगा टर्की। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, थोड़ा पॉलिटिकली अवेयर है, तो आप फाइनेंशियल टास्क फोर्स के बारे में जानते होंगे। फाइनेंशियल टास्क फोर्स एक कई सारे कंट्रीज, 37 कंट्रीज अप्रॉक्स, 37 कंट्रीज का क्या है, एक ग्रुप है, जो क्या करता है कि दुनिया भर में होने वाले जो ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन हैं उन पर नज़र रखता है, और दुनिया भर में होने वाली जो टेरर फंडिंग है उन पर नज़र रखता है। तो जो भी कंट्रीज ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने में, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग में या टेरर फंडिंग में लिप्त पाए जाते हैं, उन पर ये देश कार्रवाई करता है ना, उनको ग्रे लिस्ट में डाल देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में किसी कंट्री को डालने से ये होता है कि इस कंट्री में लोग कम भरोसा करते हैं और कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से उस कंपनी में क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, तो कंट्री क्या होता जाता है, बैंक करप्ट होता जाता है। ठीक है, तो हर बार इसकी हर साल एक मीटिंग होती है फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स की, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि भाई इसको ग्रे लिस्ट में डालना है, इसको ब्लैक लिस्ट में डालना है, इसको ग्रे लिस्ट से निकालना है, इसको ब्लैक लिस्ट से निकालना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको
फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी जो लिस्ट है उससे निकाल दिया, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। इनमें कुछ कंट्रीज हैं आपके, जैसे केमन आइसलैंड हो गया, पनामा हो गया, जॉर्डन हो गया, अल्बानिया हो गया। ये इन 4 कंट्रीज को फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। जबकि एक कंट्री है जिसको ऐड किया गया है और उस कंट्री का नाम है बुल्गारिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस कंट्री को ग्रे लिस्ट में, अपनी ग्रे लिस्ट में ऐड किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? बुल्गारिया होगा। ये चांसेस बहुत कम है कि भाई पूछे किसको निकाला है, तो फिर भी 4 कंट्रीज हैं, केमन आइसलैंड है, पनामा है, जॉर्डन है और अल्बानिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड अभी इसमें क्या चल रहा है कि भाई हंगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। ठीक है, बट उत्तराखंड इसको बड़ी रैपिड स्पीड पे कर रहा है। तो इसमें एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, इसने डिसाइड किया कि भाई हम भी क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी हाल ही में उसने 44.7 मिलियन डॉलर्स जो है वो रुपीस है ना अलॉट किए हैं। तो वो कंट्री कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे ने हाल ही में 44.7 रुपीज जो है, मिलियन रुपीज जो है डोनेट किए हैं, एलोकेट किए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो फूड सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, उसके लिए। ठीक है, और ये सब कुछ चल रहा है इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, चलिए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में जब भी हम सुनेंगे, ठीक है, तो बांग्लादेश को हमेशा हम रिलेट करेंगे 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, है ना। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, है ना। बॉर्डर मूवी में जो बैटल ऑफ लोंगेवाला दिखाया गया है वो भी 1971 वॉर का ही पार्ट है। ठीक है, अभी जो हाल ही में एक मूवी आई है सैम बहादुर, ठीक है, वो भी उसके जो सैम मानेकशॉ, ठीक है, उन्हीं की कहानी है ये, सैम बहादुर। ठीक है, तो वही उस समय 1971 की जब वॉर हुई थी, तो वही उस समय क्या थे, इंडियन आर्मी के चीफ हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने एक मेमोरियल स्थापित किया है। ठीक है, जो डेडिकेटेड होगा हमारे इंडियन सोल्जर्स को, जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया बांग्लादेश को बनाने के लिए। ठीक है, और इस मेमोरियल को बनाया जा रहा है असुनगंज। एक बांग्लादेश में एक जगह है अशुनगंज, बांग्लादेश, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे आप, ठीक है, कि इंडियन सोल्जर्स को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए किस बांग्लादेश ने किस जगह पर अपना जो मेमोरियल है वो बनाया, तो याद रखेंगे अशुनगंज में बनाया। ठीक है, ठीक है। भारत टैक्स 2024। ठीक है, भारत टैक्स आपसे पूछा जाएगा भारत टैक्स किससे रिलेटेड, तो ये किसी टैक्स, उस वाले टैक्स से रिलेटेड नहीं है, इनकम टैक्स वगैरह से। ठीक है, ये टैक्स मतलब टेक्सटाइल है। ठीक है, तो टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए भारत टैक्स को नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है अभी हाल ही में, है ना। इसका उद्घाटन किया था, है ना, और एक तरह का मेला है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर है। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत टैक्स क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर है, जो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक? फरवरी 26 से लेके फरवरी 29 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, जामरानी डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है? ये एक डैम प्रोजेक्ट है जो कहाँ चल रहा है? उत्तराखंड में चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे मल्टीपर्पज है, क्योंकि इससे बहुत सारे एम्स को साधा जाएगा। लाइक फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए। ठीक है, इस जामरानी डैम को बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड एलोकेट किया है। उस फंड, कितना फंड है? लगभग 1557 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके कंप्लीशन के लिए अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो हमारी एनसीईआरटी है, सबने सुना होगा एनसीईआरटी की किताबें, है ना, बहुत फेमस होती हैं। और क्योंकि है ना सरकारी किताबें हैं, तो उनकी में लिखी जानकारी को ऑथेंटिक माना जाता है। अगर ना भी ऑथेंटिक हो तब भी ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट जो कह रही है वो सच ही कह रही होगी। ठीक है, चलिए, तो अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने एक पहल करी। ठीक है, और उन्होंने पहल करी कि भाई जो हमारा कंट्री का नाम है
जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं, ठीक है, कि अब हम इंडिया टर्म को यूज नहीं करेंगे, अब इंडिया की जगह हम यूज करने जा रहे हैं भारत। तो जहां जहां भी एनसीईआरटी में की किताबों में इंडिया लिखा होगा, अब आपको भारत लिखा दिखाई देगा, है ना, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो एनसीईआरटी हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू रिप्लेस द टर्म इंडिया विद भारत इन इट ऑल टेक्स्ट बुक अक्रॉस द कंट्री, ओके, ठीक है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बाय द वे क्या है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट, अयोध्या, ठीक है, जनवरी में टॉक ऑफ द टाउन होने वाली है ये, ठीक है, क्योंकि क्या होने वाला है, भगवान राम का जो मंदिर है वो दोबारा से बनकर तैयार हो चुका है और अब उसमें भगवान राम की जो मूर्ति है ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो बहुत उत्साह है और ऐसा माना जा रहा है कि 500 साल बाद ये भगवान राम को दोबारा से अपना मंदिर मिला है, तो एक भव्य आयोजन होने की पूरी संभावना है। और अगर भव्य आयोजन नहीं भी होगा तो एक दिवाली तो कंफर्म है, क्योंकि लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। तो इसकी डेट कंफर्म हो गई है कि भाई कब होने वाला है ये प्राण प्रतिष्ठा, और जो भगवान राम की जो मूर्ति है वो कब मंदिर में विराजमान होगी, रामलला कब मंदिर में विराजमान होंगे। तो ये डेट डिसाइड की गई है 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, भगवान राम की जो मूर्ति है उसको गर्भगृह में स्थापित करेंगे और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो 22 जनवरी 2024, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल गेम्स, अभी हाल ही में नेशनल गेम्स हुए, तो नेशनल गेम्स का आयोजन इस साल कहाँ किया गया, तो नेशनल गेम्स हर साल किसी न किसी देश के किसी न किसी स्टेट को होस्ट करने का मौका मिलता है। तो इस बार जो 37th नेशनल गेम्स थे वो होस्ट किए गए हैं गोवा में, ठीक है, गोवा। चलिए नेक्स्ट, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है, ये पॉलिटिकल है थोड़ा सा, है ना, बीजेपी खास करके एक पार्टी है ना, जो अभी देश पे हमारे रूल कर रही है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और किसके ओकेजन पे शुरू कर रहे हैं, जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, ठीक है, झारखंड में हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है, उनकी वर्थ एनिवर्सरी पे शुरू कर रही है। और मेन होने वाला इसका एजेंडा क्या है कि जो ट्राइबल वर्ग है, ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है, तो याद रखेंगे एक 72 दिन चलने वाली एक आउटरीच प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया जाएगा, ठीक है। किसकी एनिवर्सरी पे किया जा रहा है, ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक, कोटक महिंद्रा बैंक को मिला है उसका नया सीईओ। तो कौन बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ बने अशोक बासवानी साहब, याद रखेंगे, है ना, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है, तो ये हमारे अशोक बासवानी साहब हैं, उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में एक बैंक है जिसने लॉन्च किए हैं गो सेविंग अकाउंट, ठीक है, एक सेविंग अकाउंट है ना, सिंपल सा। अब आप कह रहे होंगे कि सेविंग अकाउंट तो बहुत सारे खुलते रहते हैं, ठीक है, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इस सेविंग अकाउंट ने ना एक बैंकिंग वर्ल्ड को हिला के रख दिया है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे अगर आप देखो, है ना, सेविंग अकाउंट का बेनिफिट ये है कि आप उससे कभी भी पैसे निकाल सकते हो, और सेविंग अकाउंट का डिसबेनिफिट ये है कि आप को बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में आरबीएल ने इंट्रोड्यूस किया ये अपना गो सेविंग अकाउंट, और इस पर ऑफर किया रिकॉर्ड 7.5% पर एनम की इंटरेस्ट रेट, इतनी एफडीज पे भी नहीं मिलती, फॉर योर काइंड अटेंशन, ठीक है। तो 7.5% पर एनम की इंटरेस्ट रेट इन्होंने ऑफर की है, ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट किसने लागू किया है, किसने शुरू किया है, तो ये है हमारा आरबीएल बैंक, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में किसने गो सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, तो आरबीएल बैंक है वो, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है हाल ही में आरबीएल द्वारा शुरू किए गए गो सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, वो कितनी है, तो आप याद रखेंगे 7.5 पर एनम की, ठीक है। बैंकिंग वाले एस्पिरेंट से मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। चलिए एसबीआई ने बनाया भी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, और ये कौन बने हैं, एम एस धोनी, ठीक है। तो याद रखेंगे एम एस धोनी को बनाया गया है
है ना, एसबीआई का नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, स्विस वॉच मेकर राडो, राडो की घड़ियां है ना ड्रीम होती हैं, लग्जरी होती हैं। ठीक है, तो राडो ने अभी हाल ही में एक इंडियन एक्ट्रेस को बनाया है अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हमारी एक्ट्रेस हैं कटरीना कैफ। कटरीना कैफ को स्विस वॉच मेकर राडो ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए अमोल मजूमदार अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है ना, क्योंकि ये मुंबई की तरफ से खेलते हैं, कभी इन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला बट हाँ मुंबई के एक बहुत नामचीन क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। तो इन्हीं को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है हेड कोच कहाँ का, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उसका। ठीक है, तो अब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कोचिंग की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई है, भाई अशोक मजूमदार साहब के ऊपर आ गई है। ठीक है, चलिए इलेक्शन कमीशन इंडिया, ईसीआई हमारा इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराता है। तो जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इलेक्शन की तैयारियां करती हैं, वैसे ही हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इलेक्शन की तैयारियां करता है। ठीक है, तो अभी बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, जब इलेक्शन होगा तो अपने सॉन्ग्स बनवाएंगी। इंडियन जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनको अपने कैंपेन में बुलाएंगी ताकि उनकी जो वोटिंग पावर है वो बढ़े। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन है वो भी वोटिंग पावर बढ़ाने की का प्रयास करता है। बस अंतर ये है कि बीजेपी अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास करती है, कांग्रेस अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास करती है। बट जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे मिले। ठीक है, कांग्रेस चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे मिले, और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, नो मैटर किसको वोट डाल रहे हैं बट ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। तो इसी वे में इलेक्शन कमीशन भी है ना लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की तकनीकें अपनाता है। कभी कॉमिक्स इशू करेगा, कभी सॉन्ग इशू करेगा, है ना, कभी सेलिब्रिटीज को बुलाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक इंडियन एक्टर है, ठीक है, इनको अपना नेशनल आइकॉन अपॉइंट किया है। ठीक है, नेशनल आइकॉन अपॉइंट किया है, किस लिए अपॉइंट किया है कि भाई जो अपकमिंग इलेक्शन है जो होने वाले हैं है ना, 5 राज्यों में होने वाले हैं। 5 राज्य कौन से हैं, राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, इन 5 राज्यों में होने वाले हैं इलेक्शन। तो इन्हीं के लिए नेशनल आइकॉन अपॉइंट किया है एक बॉलीवुड एक्टर को, और इन बॉलीवुड एक्टर का नाम है राजकुमार राव। ठीक है, फेमस बॉलीवुड एक्टर है। चलिए नेक्स्ट, लेज चिप्स कंपनी है। ठीक है, लेज ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो लेज का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, एम एस धोनी को बहुत ब्रांड्स मिल रहे हैं ना, रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी है ना फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया। ठीक है, हेनरी हार्विन एजुकेशन, ठीक है, एक एडटेक स्टार्टअप है जिनका सपना है कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन कंपनी एक दिन ये बनेंगे। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्होंने जो हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं चेतन भगत, है ना, सारी यूथ इनको जानती होगी कि चेतन भगत कौन कौन है, 3 इडियट, हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, ये बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो चेतन भगत को हेनरी हार्विन एजुकेशन ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, है ना, आपने देखा होगा रिजर्वेशन कराने जाते होंगे, है ना, तो आपको आईआरसीटीसी की मतलब बहुत ज़्यादा टिकट पे भी आईआरसीटीसी मिलता होगा, खाने की उस पर भी मिलता होगा। तो आईआरसीटी जो रेलवे की जितनी भी कैटरिंग है या फिर टूरिज्म है उसको मैनेज करती है। तो अभी हाल ही में इसका हेड जो है किसी पर्सन को बनाया गया है, तो वो पर्सन है संजय कुमार जैन साहब। ठीक है, संजय कुमार जैन साहब को बनाया गया है ना, आईआरसीटीसी का नया चीफ। ठीक है, और ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज से आते हैं, 1900 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, बैलन डी और फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है। आप ऐसे कह सकते हो बैलन डी और फुटबॉलर ऑफ द ईयर, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में इस तरह का अवार्ड है। तो इस साल का जो अवार्ड है मेल कैटेगरी में लियोनल मैसी को दिया गया है, सभी जानते हो कि लियोनल मैसी को, और दूसरा अवार्ड जो दिया गया है एतना बोनामार्टी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट ने अभी जो नेशनल मेडल हैं वो प्रोवाइड किए। ठीक है, तो इसमें इसी क्रम में
जो एक नेशनल मेडल है ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन को दिया गया है। इनका नाम अशोक गाडगिल है, ठीक है, और शुभ्रा सुरेश, ठीक है। इन दो लोगों को इस साल यूएस ने अपना नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनको अभी हाल ही में अवार्ड फॉर लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। किसको? हमारे जो सीजेआई है, डीवाई चंद्रचूड़, है ना, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में UNWTO ने जो हमारा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की एक शाखा है, ठीक है, इसने दुनिया के जो 24 सॉरी 24 नहीं, 54 जो टूरिज्म विलेज है, ठीक है, उनकी एक लिस्ट जारी करी। और इसमें इंडिया के का भी एक विलेज आया है। उस विलेज का नाम क्या है? धोर्डो विलेज, ठीक है। तो UNWTO के अकॉर्डिंग जो गुजरात का जो धोर्डो विलेज है, ठीक है, वो इस साल का वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज है, ठीक है। धोर्डो विलेज कहाँ पे है? गुजरात। जो कच्छ रन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, रन का कच्छ जो सुना होगा आपने, ठीक है। चलिए, मैक्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने मैक्स को ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए। एक फार्मूला नंबर 1 रेसर हैं ये, ठीक है। और जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं वो फार्मूला नंबर 1 रेसिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टैपन ने इसको भी जीत लिया है, ठीक है। इंडिया जो पैरा एथलीट जो गेम हुए हैं अभी, पैरालंपिक्स हुए हैं, पैरा एशियन गेम्स हुए हैं, ठीक है, इसमें भी इंडिया ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 111 मेडल निकाले हैं, ठीक है, जिसमें 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। पेटीएम, ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया 37 नेशनल गेम्स जो गोवा में हो रहा है, ठीक है, इस साल, ठीक है। तो उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? पेटीएम, ठीक है। सुमन गिल, ठीक है, सुमन गिल सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले, है ना, फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 2000 रन इन दिस फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में, ठीक है। अबू धाबी मास्टर्स किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है अबू धाबी मास्टर्स, ठीक है। हरियाणा की हैं और बहुत छोटी उम्र है इनकी, 16 साल उम्र है इनकी। इन्होंने अबू धाबी मास्टर्स जीता है, ठीक है। अभी हाल ही में इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने फ्रांस को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है कि भाई हमें चाहिए 26 और राफेल। और इस बार किसके लिए चाहिए? हमारी नेवी के लिए, हमारे INS विक्रांत पे लगाने के लिए, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज काजिंद, ठीक है, काजिंद, काजिंद, KAZ मतलब कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और इंडिया, इंडिया मतलब भारत, ठीक है। तो ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और इस साल ये कहाँ पे होने वाली है? कजाकिस्तान में होने वाली है, ठीक है। तो ये रहा आपका 22 से 31 अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपनी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू फॉर एवरीवन।